So welcome dear students. Today we are going to see the next part of the transportation problem, and that is modified distribution method. Let me just tell you that what this modified distribution method is all about. Modified distribution method, hopefully before that I am expecting that you might have seen the introductory video of that modified distribution method, where I have given the entire explanation of the modified distribution method. This is a expectation, and just because of that I am just moving forward. So before making it clear, or before going forward, let me just tell you that modified distribution method is a method where we are going to get the perfect solution, correct solution of the given transportation problem. So for that, let us see, or just see the problem which has been given in front of us. The first of all, the problem is solved by Vogel's approximation method. ये हमने दिया हुआ प्रॉब्लम Vogel's approximation method से पहले सॉल्व कर लिया. अब वो सॉल्व करने के बाद वन बाय वन हम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के पास जाएंगे. तो सबसे पहली चीज़ Vogel's approximation के लिए सी प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया हुआ था, तो फिर मैंने Vogel's approximation मेथड आप बहुत अच्छे से जानते हैं. रोज एंड कॉलम का डिफरेंस लेते जाओ, मिनिमम एंड नेक्स्ट टू मिनिमम, 2 3 डिफरेंस 1, 1 0 डिफरेंस 1, 5 3 डिफरेंस 2, कॉलम वाइज 2 1 डिफरेंस 1, 3 0 डिफरेंस 3, 11 6 डिफरेंस 5, 1 7 डिफरेंस 6. अब इसमें से अब किसको सिलेक्ट करेंगे? हम सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमम को. अंडरस्टूड? ठीक है, जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला था. कौन सा है वो मैक्सिमम वाला? फिर उसके हिसाब से हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएंगे. तो ये मेरे सामने प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया. एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं एवरीथिंग. सो ध्यान से देखना बच्चों, मैंने सिलेक्ट किया ये 6 मैक्सिमम. उसमें से मिनिमम सिलेक्ट करो. 6 कहाँ पर है? कॉलम में या रो में? कॉलम में आया, कॉलम नंबर जी में. कॉलम नंबर जी में आया तो फिर मैंने उसमें से मिनिमम सिलेक्ट किया. वो मिनिमम था 1. मिनिमम 1 सिलेक्ट किया तो वहाँ पर एलोकेशन किया. एलोकेशन किया मतलब इस 1 की रिक्वायर, यानी इस बॉक्स की रिक्वायरमेंट क्या है? इस बॉक्स की रिक्वायरमेंट है 1. देखा जाऊँ तो इसकी रिक्वायरमेंट है, इस कॉलम की रिक्वायरमेंट है 2, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल सप्लाई है 1, तो मैंने इसको 1 दे दिया. 1 दे दिया तो ये 1 कैंसिल हो गया. 1 कैंसिल हो गया तो आइंदा से मैं इसको डील नहीं करूँगा. यानी अब मेरे लिए डील करने लायक चीज़ें कौन सी होगी? ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल एंड ये भी कैंसिल, क्योंकि मेरा बिल की कैपेसिटी पूरी होगी. इन दैट वे हम धीरे धीरे ऐसा प्रपोज करते हुए जो कैंसिल हो जाता है उसको कैंसिल करते हुए, जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी उसको डैश करते हुए 1 2 3 इटरेशंस के बाद मुझे परफेक्ट सॉल्यूशन मिल गया. और वो परफेक्ट सॉल्यूशन है 3 3, यहाँ पे 1 4 5 1. कैलकुलेशन कर लो. 3 + 3 6, करेक्ट. नेक्स्ट कैलकुलेशन कर लो. 1 1 एज इट इज, 4 5 1 10 एज इट इज, 3 4 7, 5 के लिए 5, 3 के लिए 3, 1 + 1 2 2. यानी मेरा प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस भी है और चीज़ें क्लियर हो गई. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मूविंग टुवर्ड्स द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. अब मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सबसे पहले क्या करो? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालो. व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज डिफरेंट. It may happen that transportation cost may be reduced or may be equal. That is the question of the next one. Here m equal to number of rows, that is equal to 3. n equal to number of column, that is equal to 4. 1 2 3 1 2 3 4 rows, column represented by u, represented by v. That I will explain later within a fraction, no doubt about it. ठीक है, इतना क्लियर होने के बाद अब जरा ध्यान से देखना. नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने हैं? नंबर ऑफ एलोकेशंस आर, इफ नंबर ऑफ एलोकेशंस आर m + n - 1. अगर ये नंबर ऑफ एलोकेशंस हो तो ही मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम मैं किससे सॉल्व कर सकता हूँ. मेरा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से. अब जरा नंबर ऑफ एलोकेशंस की बात करो. यहाँ पर देख रहोगे तो m + n - 1. m मीन नंबर ऑफ रोज, n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम, -1. 3 + 4 7,
-1 6। नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने चेक करो, देखो 1 2 3 4 5 6। So number of allocations are 6. E is equal to m plus n minus 1. This is also 6. LHS equal to RHS. Hence, we can apply modified distribution method. This is the fundamental thing. We can apply modified distribution method. So see, hence modified distribution method is applied. अब the allocated cells are, अब ये allocated cells मतलब क्या? Allocated cells मतलब वो cells जहाँ पर allocation हुआ है. Allocation हुआ है इसका मतलब क्या? जहाँ पर हमें चीज़ें मैं क्या कर पाया हूँ, मुझे जो चीज़ें मिली है वो मैं वहाँ पर पुटअप कर पाया हूँ. पुटअप करना इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जहाँ पर मुझे मैंने वैल्यूज़ दी है. एग्जाम्पल के तौर पे अब सी 1 1 1 3 आर द एलोकेटेड सेल्स. मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना. दिस इज 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलोकेटेड सेल. 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलोकेटेड सेल. यानी जहाँ जहाँ पर ये एलोकेशन हुआ है, एलोकेटेड सेल एलोकेटेड सेल एलोकेटेड सेल एलोकेटेड सेल एलोकेटेड सेल और ये भी एलोकेटेड सेल. तो जहाँ पर एलोकेशन नहीं हुआ है उनको नॉन एलोकेटेड सेल कहेंगे. अंडरस्टूड? ठीक है, उनको क्या कहेंगे? नॉन एलोकेटेड सेल या नॉन बेसिक सेल भी कह सकते हैं उसको. ठीक है, इसको हम एलोकेटेड सेल को बेसिक सेल भी कह सकते हैं, नॉन एलोकेटेड सेल को नॉन बेसिक सेल कह सकते हैं. सो सी, let ui represents row and vj represents column. इतना हो गया. नेक्स्ट, the relation for basic cell is given by ui plus vj equal to cij. अब ui plus vj equal to cij मतलब क्या? what is this cij? cij means cost of transporting from I row to j column any element. 2 is the cost of transportation from A to D. That means I to J. यानी Cij मतलब C11. This is the cost C11, C12, C13, C14, C21, C22, C23, C24 and so on in this manner. So see carefully. अब यहाँ पर क्या हो गया? ui plus vj equal to cij. अब ये ui plus vj equal to cij इसका मतलब क्या? ui plus vj equal to cij मतलब u1 हर एक सेल के लिए u1 v1 c11, u1 v3 c13, u2 v4 c24 एंड सो ऑन. पूरे इक्वेशंस लिख दिए हमने सभी 7 बेसिक सेल, 6 बेसिक सेल के लिए 1 2 3 4 5 6. और उसकी वैल्यूज भी हमें पता थी. C11 की वैल्यू 2 है, C13 की वैल्यू 11 है, C24 की वैल्यू 1 है. ये कहाँ से लिए हमने बच्चों? ये हमने ये वैल्यूज है 1 2, ये 1, ये 5, ये 3, ये 9. ठीक है, देखो 2 11 1 5 3 9. अभी जो मैंने गिनवाया वही है. इतना क्लियर हो गया? अब इतना क्लियर हो गया हो तो अब ये इतने इक्वेशंस मेरे सामने है. मेरे सामने 6 इक्वेशंस है जिसमें u1 u2 u3 है, v1 v2 v3 v4 है. मुझे किसी न किसी को तो एनालाइज करना पड़ेगा, वैल्यूज निकालनी पड़ेगी. सो फॉर सपोजिशन लेट u3 इक्वल टू 0. माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन टेक u1 आल्सो, हियर यू कैन टेक u2 आल्सो, हियर यू कैन टेक v1 v2 v3 v4, एनीथिंग यू कैन कंसिडर, नो डाउट अबाउट इट. सो आई हैव कंसिडर्ड u3 इक्वल टू 0. अब u3 इक्वल टू 0 कंसिडर कर लिया तो उसके बेसिस पे वो वैल्यू यहाँ पर पुटअप करने के बाद u3 इक्वल टू 0, v1 इक्वल टू 5, v1 इक्वल टू 5, u3 इक्वल टू 0, v2 इक्वल टू 3, v2 इक्वल टू 3. अब वो वैल्यूज फिर से यूटिलाइज करने के बाद मेरे सामने आया u1 इक्वल टू -3, u2 इक्वल टू -8, v3 इक्वल टू 14 एंड v4 इक्वल टू 9. ये 4 इक्वेशंस मेरे सामने आ गए. अब ये 4 इक्वेशंस मेरे सामने आ गए तो मैं काम करूँगा. इतना होने के बाद अब मैं क्या करूँगा? ये वैल्यूज में कहीं ना कहीं यूटिलाइज करूँगा. वो वैल्यूज यूटिलाइज करने के बाद मैं कैसे उसको पुटअप कर सकता हूँ ये बताऊँगा. सो बच्चों, ये एज इट इज़ यहाँ पर ही रहेगा. जो आगे वाला पेज में लाऊंगा सो दैट मैं यहाँ पर बाजू में लिखूँगा और आप उसको एनालाइज कर सकोगे, आराम से समझ सकोगे. ठीक है. सो अब ये आ गया यहाँ पर. अब ध्यान से देखोगे तो क्या पता चला? अब पता ये चला कि अब जो हमने आप यहाँ पर बात की थी वही बात अब यहाँ पर एक्सटेंड की. कैसे? ध्यान से देखना. ये जो u1 u2 u3 थे ये मैंने ui यहाँ पर लिखा 1 2 3.
सिमिलरली v 1 2 3 4 किसकी वैल्यूज 3 -3 -8 -3 -8 और 0 -3 -8 0 5 3 14 एंड 9 5 3 14 एंड 9। अब इस पर से द रिलेशन फॉर नॉन बेसिक सेल देखना बच्चों, द रिलेशन फॉर नॉन बेसिक सेल इज गिवन बाय xij। अब ये xij मतलब मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी ui प्लस vj माइनस cij इक्वल टू cij नहीं माइनस cij। अब नॉन बेसिक सेल मतलब कौन सी, पहली नॉन बेसिक सेल ये हुई बच्चों। व्हाट इज दैट वैल्यू u1 प्लस v2 माइनस c12। व्हाट इज u1 u1 इज -3। व्हाट इज v2 v2 इज 3। व्हाट इज c12 c12 इज -3। यानी अब मैं कैलकुलेशन, ये तो मैंने पूरा लिख दिया, लेकिन अब ये फार्मूला अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, मैं एक्चुअल में क्या करने वाला हूँ। अब मैं एक्चुअल में आपके सामने देखो, मैं CIJ के कैलकुलेशन निकाल रहा हूँ, तो ध्यान से देखना सब लोग, यही फार्मूला यूज करूंगा। उन्होंने क्या कहा, जिस सेल का आपको xij निकालना है उसके u एंड v की करस्पॉन्डिंग एडिशन करो, उसमें से cij माइनस करो, बस इतना ही कहा ना। हम चेक भी करेंगे 1 बाय 1 और 1 बाय 1 कैलकुलेट भी करना ट्राई करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ बच्चों, सो सी केयरफुली। 1 बाय 1 चेक भी करेंगे, 1 बाय 1 कैलकुलेट भी करेंगे, तो ध्यान से देखना मेरी तरफ। तो पहला है x12 u1 प्लस v2 माइनस c1 u1 माइनस 3 प्लस v2 प्लस 3 3 माइनस 3 0 माइनस -3 आंसर इज -3। इसको बॉक्स में नहीं राउंड में लिखना है, पहला -3। दूसरा x1 को मैं चेक करूंगा और बाद में लिखूंगा 1 4 -3 प्लस 9 आंसर इज 6 प्लस 6 -7 -1 देखो आंसर -1, दैट मीन्स यहाँ पर -1 मेरा करेक्ट है। लॉजिक अब मुझे पता चल गया, इसका आया तो इन दोनों का एडिशन करना, इसका माइनस करना। -5 प्लस -8 प्लस 5 -3 -1 -4 नेक्स्ट -8 प्लस 3 -5। अब यहाँ पर 0 होने के कारण -5। नेक्स्ट यहाँ पर -8 प्लस 16 14 -8 प्लस 14 क्या आया 6, कौन सा +6 -6 0। अंडरस्टूड। नेक्स्ट अब यही बचा, क्योंकि बाकी सब बेसिक सेल्स हैं यहाँ पर। ये वाला मतलब 0 प्लस 14 -15 -1, दोनों की एडिशन इसका सब्ट्रैक्शन। अंडरस्टूड, दोनों की एडिशन इसका सब्ट्रैक्शन। अब मेरे पास पूरा टेबल बन गया। अब बच्चों इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी जब आपको ये प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जाएगा और ये लंबा पूछा जाएगा, उसके लिए आपके पास उतना वक्त अवेलेबल नहीं होगा इतना कैलकुलेशन लिखने के अलावा, तो आप ऐसा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट। अंडरस्टूड। अब ये मेरा टेबल पूरा बन गया। जो बॉक्स में है वो बेसिक सेल्स हैं, जो राउंड में है वो नॉन बेसिक सेल्स है। इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर हो जाए तो अब जरा देखना, ठीक है। अब ये आगे वाली चीज है और इसका लूप हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो सब मैं आपके सामने कंस्ट्रक्ट करूंगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो वो कंस्ट्रक्ट करूंगा मैं आपके सामने। सो इतना ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है। तो वो ध्यान से देखोगे तो ही मैं आगे लूप कंस्ट्रक्ट कर पाऊंगा। अंडरस्टूड, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाली सिस्टम पूरी हो गई अब हमारे सामने। अब यहाँ पर मैंने पूरी चीज एज इट इज लिख भी दी है, ठीक है। अब यहाँ पर ही लूप कंस्ट्रक्ट करूंगा, सब लोग ध्यान से देखना इधर, ठीक है। तो एवरीबडी शुड सी कि अब हम लूप कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले ये देखूंगा फिर बाद में लूप कंस्ट्रक्ट करूंगा आपके सामने। तो देखो क्या होगा, ठीक। सो वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ लूप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल 2 3। अब 2 3 सेल कौन सी है, जरा ध्यान से देखो। 2 3 ये सेल 0, यानी लूप कहां से चालू किया, पूरे निगेटिव के जमघट में। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं नॉन बेसिक सेल की बात कर रहा हूँ। माइनस 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 माइनस, पूरे निगेटिव के जमघट में जो पॉजिटिव मिला वहां से लूप स्टार्ट करो। यानी लूप स्टार्ट करूंगा यहाँ से,
नेक्स्ट क्या कहा उसने, वी विल असाइन द नेम्स थीटा प्लस एंड थीटा माइनस अल्टरनेटिवली। अब हम क्या करेंगे, थीटा प्लस एंड थीटा माइनस पर नेम असाइन करेंगे, यानी लूप स्टार्ट करेंगे, थीटा प्लस एंड थीटा माइनस नेम असाइन करेंगे। चलो ठीक है, ये भी मान लिया हमने, थीटा प्लस एंड थीटा माइनस लूप असाइन करेंगे। नेक्स्ट अब वो क्या करेंगे, फिर हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। द वैल्यूज ऑफ द बेसिक सेल्स आर थीटा प्लस आर 1 and 3, ये बात की बात करूंगा। अब मैं लूप कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब ये लूप कंस्ट्रक्ट कैसा करूंगा, लूप मैंने यहाँ से चालू किया, एवरीबडी शुड कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। यहाँ से लूप चालू हो गया। अब लूप चालू करते हुए केयर ये लेनी है कि आप समझो गए कहीं बाहर, तो आप रुकते कहाँ पर, आप रुकते आपके रिश्तेदार के पास। तो हमारे लिए बेसिक सेल हमारा रिश्तेदार है, नॉन बेसिक सेल हमारा रिश्तेदार नहीं है। भले हम नॉन बेसिक सेल से चालू करें, तो हम वहीं पर रुकेंगे, वहीं पर हॉल्ट करेंगे जो हमारी बेसिक सेल है। तो ध्यान से देखना बच्चों, मैं बेसिक सेल के ऊपर हॉल्टिंग करना चालू कर रहा हूँ, और वहीं पर, यानी लूप है, क्लोज लूप है, इसका मतलब लूप चालू भी होगा और लूप खत्म भी होगा। तो ध्यान से देखना, ये हो गया लूप चालू। फिर मैं आया यहाँ पर, ये मेरी बेसिक सेल है। हाँ, मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, उसमें कोई शक नहीं। मैं यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप, मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ। मैं काम करता हूँ आपके लिए, मैं पेंसिल से डील करता हूँ इसको, सो दैट आप बाद में एनालाइज भी कर पाओ इसको, ठीक है। सो बच्चों ध्यान से देखना इसको हम, यानी मैं यहाँ पर भी आ सकता हूँ, फिर मैं वहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, फिर मैं वहाँ से कहाँ जा सकता हूँ, ये नॉन बेसिक, यहाँ पे जा सकता हूँ, नहीं नॉन बेसिक से मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, डन। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ वापिस यहीं पे। ऐसा भी चालू करूँ तो यहीं जाऊँगा, वैसा भी चालू करूँ तो वहीं जाऊँगा। तो देख लो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, सब लोग यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, टर्न, ये भी बेसिक सेल है, ये भी बेसिक सेल है, मैं यहाँ से यहाँ टर्न वहाँ पर लूँगा जहाँ पर बेसिक सेल है, फिर डायरेक्ट यहाँ आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर पूरी लो नॉन बेसिक सेल है, मैं आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता, अंडरस्टूड। मैं वहीं पर जाऊँगा जहाँ से मैं बेसिक सेल पे टर्न कर सकता हूँ। इसके पास में यहाँ पर जा सकता हूँ क्योंकि ये भी बेसिक सेल है, इसके बाद में यहाँ पर जा सकता हूँ क्योंकि ये भी बेसिक सेल है, बेसिक सेल, यानी अब मेरा लूप कंप्लीट हो गया। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये लूप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एवरीबडी शुड कॉन्सेंट्रेट हियर ओनली। सो ध्यान से देखो, अब मेरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से मैंने चालू किया, देखो बच्चों में यहाँ पे आया, इसलिए फिर उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ पे आया, फिर वहाँ से लेके यहाँ पर गया, इसके बाद मैं सीधा सीधा यहाँ पर आया, ठीक है। इसके बाद मैं आया इस 3 पर, और यहाँ से मैं वापस आया यहाँ पर। ये हो गया लूप। अब लूप हो गया तो ये क्लोज लूप हो गया, एवरी कॉर्नर। और फिर अब ये क्लोज लूप होने के बाद अब मैं वो आगे वाली चीज पढ़ूंगा जहां पर मेरी काम वाली चीज है। क्या कहा था उन्होंने, ध्यान से देखना, वी कंस्ट्रक्ट अ लूप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल 2 3। देखो बच्चों, मैंने 2 3 से सेल स्टार्ट किया, वापिस में कहां पर आया, 2 3 पर आ गया, डन। फिर वो क्या कह रहे हैं, वी विल असाइन द नेम्स थीटा प्लस एंड थीटा माइनस अल्टरनेटिवली। द वैल्यूज ऑफ बेसिक सेल फॉर थीटा प्लस आर 1 3, यानी थीटा प्लस और थीटा माइनस अल्टरनेटिवली चालू कर दो। ये थीटा प्लस एंड थीटा माइनस अल्टरनेटिवली चालू करना मतलब क्या करो, नाम देना चालू कर दो। अब देखो मैं नाम दे रहा हूँ बच्चों, सब लोग ध्यान से देखना, थीटा प्लस थीटा माइनस, फिर आया यहाँ पर थीटा प्लस, फिर आया यहाँ पर थीटा माइनस, फिर आया यहाँ पर थीटा प्लस, फिर आया यहाँ पर थीटा माइनस, थीटा माइनस के बाद फिर थीटा प्लस, यानी मेरा वो भी चीज कंप्लीट हो गया, अल्टरनेटिवली हो गया। अब थीटा प्लस कितने हुए, 1 2 3 थीटा प्लस, उसकी वैल्यूज क्या है, 0, इसको तो भूल जाओ क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको भूल जाओ। नेक्स्ट थीटा प्लस क्या है, बेसिक वैल्यू 1, थीटा प्लस 3। तो अब देखो, the values of basic cell for theta plus r 1 3,
द वैल्यूज ऑफ बेसिक सेल फॉर थीटा माइनस आर. अब देखो थीटा माइनस के लिए, थीटा माइनस के लिए थीटा माइनस 1, थीटा माइनस 4, थीटा माइनस 3, 1 4 3. द वैल्यूज फॉर बेसिक सेल फॉर थीटा माइनस आर 1 4 3. अब देखो ये हो गया क्लियर. अब यहां पर देखो क्या हो गया, फिर कहा सिलेक्ट द मिनिमम वैल्यू फॉर थीटा माइनस 7. अब थीटा माइनस की मिनिमम वैल्यू क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर मेंशन करना. थीटा माइनस की मिनिमम वैल्यू क्या है, थीटा माइनस की मिनिमम वैल्यू है 1 से -1. करो सिलेक्ट उसको. अब उस -1 को सिलेक्ट किया तो क्या कहा उसने, नाउ एड 1 टू ईच थीटा प्लस एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच थीटा माइनस. यानी बच्चों जहां जहां थीटा प्लस है उसमें 1 ऐड करो और जहां जहां थीटा माइनस है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो. तो अब जरा देखना, थीटा प्लस कुछ भी नहीं है, 0 है. यहां पर 1 होगा, यहां पर 0 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 5, यहां पर 3 होगा, 1 सब्ट्रैक्ट किया, यहां पर 4 होगा, यहां पर 2 होगा. ध्यान से देखना बच्चों मैं क्या कह रहा हूं. अंडरस्टूड? मैंने क्या कहा समझ में आ रहा है. थीटा प्लस पे 1 ऐड करना है, थीटा माइनस पे 1 सब्ट्रैक्ट करना है. ऐड किया 1 0 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2. So the new set of values are, देखो 4 2, समझ में आ रहा है ना, 4 2 1, ये 0 बन गया, ये 2, 5 के लिए 5 एज इट इज, 3 के लिए 3 एज इट इज. ठीक है, एक बार फिर से देखो, थीटा प्लस 4 4, थीटा माइनस 2 2, थीटा प्लस 1 1, थीटा माइनस 1 था यहां पर 0, थीटा माइनस 4 था 3, थीटा प्लस 1 है 2, 5 एज इट इज. इतना क्लियर हुआ, क्योंकि 5 हमारा लूप का हिस्सा नहीं था, वहां से हमने टर्न नहीं किया था, उसको थीटा प्लस थीटा माइनस कुछ भी नाम नहीं दिया था. इतना क्लियर हुआ. इतना क्लियर हो जाने के बाद अब जरा देखो ओरिजिनल प्रॉब्लम की जो इक्वेशन था उसमें कुछ चेंज आया है क्या. ध्यान से देखना बच्चों सब लोग. अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करना. 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 2 6, 1 1, ये भी रो क्लियर हो गई. 4 5 1 10, 3 5 2 10, रोज मैच हो गया. अब कॉलम देखो 3 4 7, 3 4 7, 5 5, 3 2 1 3 2 2. सिर्फ बॉक्स में लेने हैं, राउंड वाले लेने नहीं. इतना क्लियर हुआ. अब इतना क्लियर हो जाने के बाद यहां पर मेरा पहला इटरेशन किसका, मेरे प्रॉब्लम का पहला इटरेशन यहां पर खत्म हुआ. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. मेरे प्रॉब्लम का पहला इटरेशन यहां पर खत्म हुआ, लेकिन वो पहला इटरेशन खत्म होने के साथ भी कुछ चीजें बाकी है. अब मुझे फिर से ये चेक करना है कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ये चीज चेक करने के लिए फिर से मुझे बेसिक सेल, नॉन बेसिक सेल, एटसेट्रा देखना पड़ेगा. तो अब देखो बच्चों, द बेसिक सेल्स आर, कौन से बेसिक सेल है, अब नए बेसिक सेल, जैसे पुराने बेसिक सेल देखे थे ना हमने, अब वैसे नए बेसिक सेल. नए बेसिक सेल कौन कौन से, 1 1. नए बेसिक सेल कौन कौन से, ध्यान से देखो, 1 1 1 3 2 3 2 3 1
3 2 3 4 1 1 1 3 2 3 3 1 3 2 3 4 given by the formula ui plus vj equal to cij, वही वाला कैलकुलेट किया, वैल्यूज पुटअप की, लेट u3 इक्वल टू 0, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, हमने सहूलियत के लिए u3 इक्वल टू 0 कंसीडर किया, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। अब u3 इक्वल टू 0 कंसीडर किया तो u1 u2 की वैल्यू क्या मिली, u1 इक्वल टू -3, v1 इक्वल टू 5, u3 इक्वल टू 14, v2 इक्वल टू 3, u2 इक्वल टू -8, v4 इक्वल टू 9। नॉन बेसिक सेल का फॉर्मूला xij इक्वल टू ui प्लस vj माइनस cij। अब वो हमें पता है कैसा कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना हमें आता है, ठीक है, तो वो कैलकुलेट भी कर लेंगे। देखो जरा सा क्या हुआ, यहाँ पर वैल्यूज क्या आई, ये वैल्यूज बोल रहा हूँ मैं ना आपको, ध्यान से देखना, ये वैल्यूज, अब ये वैल्यूज देख लेना, चेक करो। अब u3 इक्वल टू 0, u1 इक्वल टू -3, u2 इक्वल टू -8, v1 इक्वल टू 5, v2 इक्वल टू 3, v3 इक्वल टू 14, v4 इक्वल टू 9। अब देखो वैल्यू चेक करो, नॉन बेसिक सेल -3 प्लस 3 -3 -3 -3 प्लस 9 6 -6 -7 -1 -8 प्लस 5 -3 -3 -1 -4 -8 -8 प्लस 3 -5 -0 -5। अब यहां पर -8 प्लस 9 -1 प्लस 1 प्लस 1 -1 0, ये आ गया 0। नेक्स्ट ये वाला 0 प्लस 14 माइनस 15 -1, ये हो गया मेरा टेबल पूरा। अब ये मेरा टेबल हो गया, 1 से टेबल होने के बाद अब ये फॉर्मूला, अब जरा ध्यान से देखना क्या मिला। देखो एक भी चीज, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, सिंस all xi's are less than or equal to 0, the current solution is optimum। पूरे xij's 0 मिले, इसलिए करंट सॉल्यूशन क्या मिला, ऑप्टिमम मिला। तो सवाल ये भी उठता है बच्चों कि यही जवाब, क्योंकि ये 0 भी मैं नीदर प्लस नीदर माइनस कंसीडर कर सकता हूं, तो यही जवाब मुझे यहां भी तो मिला था। जस्ट अ मिनट, इसको रिवाइंड कर लो जरा सा। तो यही जवाब मुझे यहां भी तो मिला था, लेकिन फिर भी हमने लूप बना के चेक कर लिया कि इसमें हमारे आंसर में और कोई इजाफा होता है क्या। अंडरस्टूड? और कोई इजाफा होता है क्या, और कोई इंस्ट्रक्शन होता है क्या, कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए सिंस ऑल xij's आर लेस देन और इक्वल टू 0, द करंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। नए कैलकुलेशन के हिसाब से भी अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालूं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ रही है, 84 ही आ रही है। तो तब तक कैलकुलेट करना है किसी भी मोदी मेथड को जब तक xij's क्या ना मिले, लेस देन और इक्वल टू 0 ना मिले। तो इतनी बात का याद रखना, इसी वे से प्रॉब्लम कैलकुलेट करना। अगर मुझे थोड़ा सा वक्त बाद में मिल गया तो मैं और एक प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करके मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, पुटअप कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।